लाइटली ले लेते हैं कि ये तो हमें आता ही है, और फिर एग्जाम में जब वापस आते तो पता चलता है वो आते आते भी क्वेश्चन गलत कराए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है इंडिया में। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, जिनसे भारत की पहचान है। कहीं भी वो देखा जाता है तो उससे भारत अपने आप एहसास दिला देता है कि वो वहाँ भारत की कोई ना कोई उपस्थिति है। आपने बहुत बार देखा होगा डेलीगेट्स की मीटिंग्स होती हैं बड़े स्तर पर, जहाँ कई कई 100 लोग बैठे होते हैं, या ऐसा होता है बहुत बार कि भाई कुछ खास 20-25 लोगों की मीटिंग हो रही है, जैसे G7 G20, ये सुने होंगे आप लोगों ने। इस तरह के जब ग्रुप्स बैठते हैं ना, तो बाय फेस हो सकता है कि हम आम जनता सबको ना जानते हो, कुछ को तो सभी लोग जानते हैं। बड़े बड़े देशों में अमेरिका के सब जानते हैं, ब्रिटेन के हेड सब जानते हैं, क्योंकि ये इनकी आवाजाही बहुत रहती है और ये न्यूज़ में बने रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे देश ऐसे भी हैं जिनकी आइडेंटिटी उतनी बड़ी नहीं हो पाती, और जहाँ के राष्ट्रपति पीएम को आम आदमी जनरली नहीं जानता। तो उस देश के सिंबल्स होते हैं, उस देश का जैसे झंडा है, उससे आभास होता है कि अच्छा ये उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देश के पीएम प्रेसिडेंट नहीं पहुंच पाते, तो वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। तो उस आदमी की पहचान नहीं होती, उस झंडे से उस देश की पहचान होती है कि किस देश का ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो किसी भी देश का झंडा है, वहाँ की बोली है, या वहाँ का कोई गेम है, या वहाँ का कोई नेशनल फ्लावर बना रखा है उन्होंने, ये सब उस देश के प्रतीक होते हैं। तो ऐसे ही हमने इंडिया में कुछ ऐसे सिंबल्स बना रखे हैं जिनसे हमारी कहीं ना कहीं यूनिटी प्रदर्शित की जा सकती है, और एक अपनेपन का एहसास कराती हैं वो चीज़ें। चाहे वो राष्ट्रगान के रूप में हम जनगण मन करते हो स्कूल में, असेंबली में, या हमने वंदे मातरम गाया हो, ये सब चीज़ें अपने होने का और अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं। इसलिए इनको नेशनल सिंबल्स में, या नेशनल एम्बलम्स, मतलब एम्बलम तो एक चिन्ह हो गया, सिंबल्स में सारे ही आ जाते हैं, तो इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्र प्रतीक में सबसे पहले बात करते हैं। जब राष्ट्र प्रतीक की बात आती है, आप मूवीज़ में, बहुत लोग हॉल्स में जाते हैं और सब जानते हैं, कुछ मूवीज़ में पीछे ये कंपलसरी भी किया था एक बार कि हर एक मूवी चलने से पहले वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए जनगण मन गाया जाए। फिर उस पर कुछ लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अर्जियाँ लगाई कि जी ऐसे कंपलसरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत इंसिडेंट्स भी देखने में आए। कोई अपाहिज था, वो उठ नहीं पाया, तो वो कुछ लड़कों ने वहां इकट्ठे होकर उसको मारपीट दिया, जो कि गलत था। फिर इसके ऊपर बैन लगाने की बात हुई। मतलब हमेशा ये चीजें न्यूज में बनी रहती हैं। तो ये जो राष्ट्रगान है, जो राष्ट्रध्वज है, ये हमें अपनेपन का एहसास कराता है, क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही है। किसी भी जात पात का इंसान हो, किसी भी जेंडर का, कास्ट का, क्रीड का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, भारत में राष्ट्र चिन्ह जो हैं वो एक जैसे ही माने जाते हैं सभी धर्मों के लिए। तो सबसे पहले बात करती हैं अपने राष्ट्रगान की। इंडिया में राष्ट्रगान आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रगान है। ये स्टार्टिंग से, आज़ादी से पहले से राष्ट्रगान गाया जाता था, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि यही गाया जाने वाला गाना आज़ादी के बाद राष्ट्रगान के रूप में गाया जाएगा। राष्ट्रगान सबसे पहली बार 1911 में, कहते हैं कलकत्ता के अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना, उसमें गाया गया था दिसंबर में। कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर डेट लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन ही एग्जाम में आता है, ठीक है, 1911। अब चलते चलते मुझे ऐसा लगता है बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बारे में बातचीत भी करते हैं कि क्या वास्तव में ये तारीख सही है, ये दिन जो कहते हैं कि भाई 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, दिसंबर में। कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, झूठा है, लेकिन पेपर में यही आएगा, इसलिए हम सबको ये पढ़ के जाना है, ये याद करके जाना है। वैसे कहते हैं कलकत्ता अधिवेशन से पहले ये गाया गया था दिल्ली में, जो दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो हैं उनके टाइम में दिल्ली को बहुत सुंदर सजाया गया था, और जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली आए थे। वो उतरे थे पहले बम्बई में, पानी के जहाज में तब आया करते थे, और फिर वहाँ से होते हुए दिल्ली आए, और दिल्ली को कहते हैं दुल्हन की तरह सजा हुआ देख के उन्होंने कहा था कि राजधानी दिल्ली ही परिवर्तित करनी चाहिए। और फिर वहाँ घोषणा की गई थी कि भारत की नई राजधानी जो बनेगी वो कलकत्ता से ट्रांसफर करके नई दिल्ली लाई जाएगी। तो ये जॉर्ज फिफ्थ की जो स्पीच दे रहे थे ना, उसमें था ये डिसीजन। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। कहते हैं उसी दिल्ली दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया था जॉर्ज फिफ्थ के क्वीन मैरी के सामने। लेकिन किताबें ना ही तो ऐसा लिखती हैं और ना ही ऐसा एग्जाम में आता है। जो एग्जाम में आएगा टू द पॉइंट वो ये है
कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 1911, और कहाँ गाया गया, तो कलकत्ता के अधिवेशन में। कांग्रेस की जो बैठक हुआ करती थी ना साल में एक बार, हर साल सेशन होता था, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया, दिसंबर 1911। हमें ये याद रखना है, लेकिन साथ साथ हमें ये पता भी रखना है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं, और ऐसा शायद रहा भी होगा, कि इससे पहले ये दिल्ली दरबार में गाया जा चुका था। ठीक है, आएगा नहीं, आएगा सिर्फ यही। हमारा जो राष्ट्रगान है आप सब लोगों को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का तो राष्ट्रगान स्पष्ट लिखा और मदद की है एक और देश की भी। इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान में हेल्पिंग हैंड के रूप में काम किया, पूरा नहीं लिखा लेकिन मदद मुहैया कराई। और इंडिया का और बांग्लादेश का जो आज नेशनल एंथम है, चाहे हमारा चाहे बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला, उनका वो, और हमारा जन गण मन, आप जानते भी होंगे जन गण मन जो हम गाते हैं इसकी भाषा भी बांग्ला ही है, क्योंकि ये बंगाली ही तो थे, बंगाल को बिलोंग करते थे, लेकिन ये थे प्रगाढ़ पंडित, जाने कितनी भाषाएं इनको आती थी। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग के थे। 60 साल में जाके जब इनको लगा कि मुझे डांस करना नहीं आता, तो 60 साल की उम्र में इन्होंने कहा कि मैं डांस सीखूंगा। तो अपने आप में ये इस तरह के जो लोग थे ना, उनके बारे में ये सबको पता है कि वो जीनियस दिमाग के लोग थे, और पता नहीं कितनी सारी विधाओं में उन्होंने पारंगतता हासिल की थी। बहुत स्किल ज़्यादा थी इनके पास आम आदमी के मुकाबले, तभी इनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और यही वो आदमी है, यही वो चेहरा है जो 1913 में फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन है जिन्हें वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइज यानी नोबेल से नवाजा भी गया था। तो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन पहली बार गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन गाया गया 1912 में। अब जैसे वहां गाया तो वहां तो कुछ ही 100 लोग तो थे, पूरा भारत थोड़ी वहां उमड़ के जाता था, हार्डली कुछ मुट्ठी भर लोग भारत को रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स टाइप के लोग थे वही सेशन में जाया करते थे। तो 12 में एक मैगजीन छपती थी तत्वबोधिनी, ये पत्रिका का नाम है। इस पत्रिका में ये छपा 1912 में। तो सबसे पहले गाया गया कलकत्ता के अधिवेशन में, फिर अगले साल ये एक मैगजीन में छपा जिसका नाम था तत्वबोधिनी, और वहां इसकी हेडिंग थी भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। इस हेडिंग से ये पूरा छापा गया था। तो ये हेडिंग है, ये मैगजीन का नाम है। आज आप देखते हो इसके ऊपर लिखा होता है जन गण मन, बस ये 3 शब्द लिखे होते हैं। आज ये हेडिंग नहीं है भारत भाग्य विधाता, जन गण मन ही इसकी हेडिंग होती है, और फिर इसका स्टार्ट किया होता है लिख के। तो आप ये देखिए कि 1911 में गाया गया, 12 में छपा, और 13 में इसी बड़ी हस्ती को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज मिला। और अगर आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि 1901 के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर काम करने के लिए शांति निकेतन चले गए थे अपने बीवी बच्चों समेत। वहीं इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चों की डेथ भी हो गई थी। वहां इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पिताजी की प्रॉपर्टी थी ना शांति निकेतन, वहीं इन्होंने स्कूल चलाया था, लेकिन वो स्कूल बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया था क्योंकि प्रकृतिवाद के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, बहुत काम किया था, नेचुरलिस्ट थे, जिनका मानना था कि बच्चे की सबसे बड़ी टीचर नेचर है, अपने आप नेचर ही उसको सब कुछ सिखा सकता है। खुले में स्कूल चलाते थे, पेड़ों के नीचे, बच्चों को कहते खूब खेलो मस्ती करो क्योंकि जीवन अपने आप तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। पढ़ने के लिए भी कहते थे, लेकिन वैसी पढ़ाई नहीं जैसी आजकल हम लोग 4 दीवारी में बैठ के करवाते हैं। उनका पढ़ाई का और उनका एक अलग ही आपस का कॉम्बिनेशन था। तो रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ के इंपॉर्टेंट साल हैं ये। 11 में गाया गया, 12 में छपा, 13 में इनको बड़ा प्राइज मिला। फिर 1918 में इन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया, और 1900 विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया, और 1919 में इन्होंने अपने इसी जो इन्होंने पहले लिखा था जन गण मन, जिसको भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से छापा भी गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इसको नाम, इसको हेडिंग दे दी द मॉर्निंग, मतलब सुबह का गाना, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हेडिंग थी। पहले देखो हिंदी में जब तत्वबोधिनी में छपा तो भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा, लिखा गया है बंगाली भाषा में। 1911 में गाया गया, 12 में छपा, 13 में प्राइज मिला, 18 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ऊपर काम किया, 19 में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ये सब तक पहुंचा दिया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, इन्होंने कई, जैसे बांग्लादेश के लिए काम किया, वही उनका भी तो राष्ट्रगान लिखा, पहले वो इंडिया का ही पार्ट था एक्चुअली, और ऐसे ही श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी इन्होंने हेल्प की है। ठीक है, अब जो ये राष्ट्रगान है ना, जिसको आज हम राष्ट्रगान कहते हैं, इसमें
5 पद हैं, 5 पैराग्राफ्स हैं और जिसकी 13 लाइंस को हम यूज करते हैं। 5 पद में से 13 लाइन हम यूज करते हैं, सिर्फ 13 लाइन। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, जबकि याद करो लगभग स्कूल्स में गैलरी में राष्ट्रगान और वंदे मातरम के बोर्ड टंगे होते थे, लेकिन इतनी जहमत हमने कभी उठाई ही नहीं एज अ स्टूडेंट, ना हमारे टीचर्स ने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया। अदरवाइज ये चीज़ें देखते देखते भी याद हो जाएं कि हाँ 13 लाइन है। तो 13 लाइन्स अपनाई गई हैं राष्ट्रगान में, 5 पैराग्राफ हैं और इसको जब आइडियली गाते हैं ठीक लय सुर ताल के साथ तो उसमें 52 सेकेंड्स लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नहीं गाया जाता, सिर्फ इसके आगे पीछे की धुन बजा दी जाती है कुछ खास अवसरों पर, उस कंडीशन में वो धुन बजाई जाती है 20 सेकेंड की। दोनों आंसर ठीक है, गलत कोई सा नहीं है, क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर टिक करके आना है। अगर एक लघु गान के रूप में इसको पेश किया जाए तो सिर्फ 20 सेकेंड टिक करना। अगर वो जानबूझ के कहें कि राष्ट्रगान को लघु रूप में पेश करने में सही तरीके से कितना टाइम लगेगा तो 20 सेकेंड, और अगर पूरा रिदम से उसको गाना है या उसकी धुन बजानी है तो 52 सेकेंड। कितने पैराग्राफ हैं? 5। लाइंस कितनी है? 13। कब अपनाया था हमने? जब हम आज़ाद हुए ना, उसके कई साल बाद जाके जब हम गणतंत्र हुए 1950 में, तो गणतंत्र दिवस मनाने से 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 की। इस दिन हमने 3 चीजें फाइनल की थी। राष्ट्रगान क्या होगा? जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या होगा? वंदे मातरम। और इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा? ये 3 चीजें फाइनल कर दी थी हमने 24 तारीख को कि वंदे मातरम इस देश का नेशनल एंथम बनेगा और ये नेशनल सॉन्ग बनेगा, और जनगण मन नेशनल एंथम बनेगा, एंथम मतलब राष्ट्रगान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। अभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि वो संविधान सभा के एक्टिव मेंबर थे और अध्यक्ष थे लंबे टाइम से, इसलिए उन्हीं को राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए ठीक समझा गया। ठीक है, तो ये 3 चीजें देखो, ये अंतिम बैठक है। किसकी अंतिम बैठक? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, संविधान सभा की अंतिम बैठक पे ये 3 चीजें हमने फाइनली डिसाइड कर ली इंडिया के लिए। उम्मीद करती हूँ राष्ट्रगान समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, 1911 में गाया गया, 12 में तत्वबोधिनी में छपा, हेडिंग दे दी भारत भाग्य विधाता, 13 में इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा नोबेल मिला, 18 में इन्होंने यूनिवर्सिटी चला दी विश्व भारती, और उसके बाद 19 में इन्होंने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया, और उसके बाद तो फिर ये टेस्ट जितना भी है वो सब एक कहानी के तौर पर है, सब लोग जानते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 52 सेकेंड आइडियल टाइम, लेकिन अगर सिर्फ धुन बजेगी तो 20 सेकेंड। अब बात करते हैं राष्ट्र गीत की। वो तो राष्ट्रगान था, ये है नेशनल सॉन्ग, वो था नेशनल एंथम। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत ज्यादा पुराना है। राष्ट्रगीत जो है हमारा, ये संस्कृत भाषा में मेनली लिखा गया है। कुछ शब्द इसके बांग्ला के भी हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आए, बहुत बार आता है ये कि किस भाषा में है, तो आपको टिक करना है संस्कृत। जनगण मन की भाषा आएगी तो बंगाली, ठीक है, बांग्ला भाषा, जो बंगाली जो वहाँ के लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के आज, लेकिन तब बंगाल का मतलब था बांग्लादेश भी, हमारा पश्चिम बंगाल भी, हमारा उड़ीसा भी, बिहार भी, ये सारा ही बंगाल था। तो आज अगर देखें तो राष्ट्रगान की भाषा बांग्ला टिक करनी है, जबकि उसमें संस्कृत भी है, मिश्रण है, और इसकी जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इसकी भाषा हमें टिक करनी है संस्कृत। वैसे भी आप इसको याद कर लो, वंदे मातरम में नीचे हलंत आता है ना, आपने देखा होगा लिखा मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, तो हर जगह आपको हलंत दिखेगा, और हलंत की भाषा हम अच्छी तरह जानते हैं, संस्कृत भाषा में ही हलंत का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रगीत कब लिखा गया, ये थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड को ध्यान से सुनना। 1874 से 76 के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी, ये काफ़ी बड़े, बहुत बड़े उस टाइम पे लगा लो कि एक तरह के लीडर थे, बहुत समझदार थे, और इन्होंने बहुत सारा काम कर रखा था, काम इन द सेंस सोसाइटी के लिए। तो लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे, लेखों से लोग पढ़ के प्रभावित होते थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस टाइम पर एक घटना घटी थी, एक बड़ी ही खराब घटना घटी थी, और वो घटना क्या थी? आनंद मठ का एक उपन्यास इन्होंने बाद में लिखा उसी के ऊपर, आनंद मठ, ये उपन्यास है, इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है।
सन्यासी विद्रोह, ये खूब आते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसमें है? आनंद मठ में। आनंद मठ लेटर स्टेज में लिखा गया, उसको लिखने से पहले वंदे मातरम लिखा जा चुका था। वंदे मातरम जो है ना, इसके ऊपर काम हो गया था 1874 से 76 में, लेकिन ये काम फेमस नहीं हुआ था, सिर्फ वंदे मातरम लिखा भर गया था। ये प्रसिद्ध जाके हुआ जब ये पढ़े लिखे लोगों ने उपन्यास में इसको पढ़ा, और फिर धीरे 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 करके वो फैलता चला गया। जैसे कोई बहुत अच्छी कविता लिखे, लेकिन कविता लिख के अपनी किसी घर के किसी किताब में रख ले, तो वो कविता पहुंचेगी थोड़ी बाहर। वो बाहर कब पहुंचेगी? जब वो किसी माध्यम से बाहर जाएगी। भाई वो अखबारों में छप जाए, उपन्यास में छप जाए, तो अपने आप चल पड़ेगी, क्योंकि उसको लोग पढ़ेंगे, हैंडी लगेगी वो। तो इनकी लिखी वो कविता, वो जो इन्होंने गीत लिखा, वो जाके लेटर स्टेज में आनंद मठ में दिखाई दिया, और इसीलिए 1882 बहुत लोग इसको टिक करते हैं, क्योंकि आनंद मठ जो लिखा गया ना, वो लेटर स्टेज में लिखा गया। और ये जो फेमस हुई है, लोगों के सामने आया है वंदे मातरम, ये आनंद मठ के कारण आया, वरना कौन जानता था। तो इसलिए कहते हैं कि वंदे मातरम जो लिया गया है, वो किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। इस आनंद मठ में कौन से विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। और इस आनंद मठ में जो ये वंदे मातरम लिखा गया है, इसकी भाषा क्या लिखी गई है? वंदे मातरम की भाषा है संस्कृत। जो बांग्ला भाषा थी वो जनगण मन की थी, ठीक है। इसके बाद भी फेमस हुआ, लेकिन फिर वही दब गई बात। ये लेटर स्टेज में 1896 में गाया गया पहली बार, और ये भी देखो कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया। हमारी राजधानी थी ना, बहुत सालों तक कलकत्ता ही तो थी, इसलिए यहाँ बार बार अधिवेशन रखे जाते थे। ये पढ़े लिखे लोगों का गढ़ था। वैसे भी कलकत्ता का जो रीजन था ना बंगाल का, ये बहुत रिच था। ये कामधेनु गाय था, मतलब ये मान लो कि इतना पैसा था, बंगाल के ऊपर तो नजर टिकी रहती थी। औरंगजेब के हटते ही बंगाल ही तो सबसे पहले टारगेट बना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग थे, राजधानी थी स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे गढ़ था। इसलिए यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने लेखन में नाम कमाया, साहित्य में नाम कमाया, कविताएं बहुत अच्छी लिखी, क्रांतिकारी भी बहुत सारे इसी जमीन से निकले थे। कारण क्या था? ये सब लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देते थे, और पढ़ाई लिखाई करने से ना अपने आप तर्क करना, बातें सोचना, समझना, ये सब डेवलप हो जाती हैं। हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे इंसान के दिमाग का विकास होता जाता है, वो तर्क करने लगता है, वो सोचने लगता है सही क्या है, गलत क्या है, सही को सही कैसे कहा जाए, गलत को गलत कैसे कहा जाए, ये सब शिक्षा उसको सिखा देती है। तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन एक किताब में है जिसका नाम है आनंद मठ, जो 1882 में छपी है, फिर ये फेमस हो गई है, और फाइनली 1896 में जाके कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया वंदे मातरम। और ये गाने वाले आदमी थे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर का जनगण मन गाया जाएगा 1911 में, और उससे पहले वो गा चुके हैं वंदे मातरम, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही बंकिम चंद्र चटर्जी है। चटर्जी और चट्टोपाध्याय अलग आदमी नहीं है, ठीक है। इसको ठीक से गाएं अगर सही सुर लय ताल के साथ, तो इसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं। इसी को बहुत बार एग्जाम में 1 मिनट 5 सेकंड भी लिख देते हैं। तो बस ये थोड़ा सा उस टाइम में एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, जो 65 रट के गए उनको याद ही नहीं रहेगा कि 1 मिनट 5 सेकंड भी 65 सेकंड ही होते हैं। उसके 52 सेकंड थे, अगर सिर्फ धुन बजती तो 20 सेकंड, इसकी सिर्फ धुन नहीं बजती तो इसका आइडियल टाइम 65 सेकंड ही है, कम और ज्यादा नहीं हो सकता। 1 मिनट 5 सेकंड कह लें या 65 सेकंड। वो कहाँ छपा था? तत्वबोधिनी पत्रिका में। ये कहाँ छपा है? आनंद मठ उपन्यास में। वो कब गाया गया था? 1911 में। ये कब गाया गया? 1896 में, ठीक है। तो ये दो बहुत बड़ी बातें मैंने बता दी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है उसमें देखो भाषा बांग्ला है, और राष्ट्रगीत की भाषा है संस्कृत। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं इसके बाद हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग कैलेंडर। अभी जैसे मैं बात करूं कौन सा महीना है, तो ये मई चल रहा है। हम कहते हैं भाई आज तो 18 मई है, मई चल रहा है। ये मई जून जुलाई हमारे कैलेंडर नहीं थे। एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये इंडिया से इनका नाता भी नहीं था, ये तो विदेशी कैलेंडर थे। ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये, जिसमें हम जनवरी फरवरी मार्च पढ़ते हैं ना, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया है। वो हमारा जिसके ऊपर बेस्ड है कैलेंडर, जिसको हम कहते हैं नेशनल हमारा कैलेंडर है, वो कैलेंडर ग्रिगोरियन से अलग है। और इस जो जिसकी बातचीत चल रही है ना, ये शक संवत
पर आधारित है। शक आपको पता होगा, कनिष्क नाम का एक राजा हुआ था पहली शताब्दी में, 78 एडी में उन्होंने राजपाट संभाला था। कश्मीर के आसपास में उनके जो था ना एरिया, वो पूरा कवर करते थे, उत्तर भारत का मेन एरिया जो कश्मीर से लगता था। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, और ये शक संवत कनिष्क जैसे ही राजा बनते हैं, कनिष्क जिनके पिताजी और जिनके दादा ने भी पहले काम स्टार्ट किया था, और उनके बाद जब कनिष्क राजा बने, बड़े राजा, तो इनके टाइम में शक संवत की शुरुआत हुई। उसी शक संवत पे बेस्ड है हमारा नेशनल कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग है, नेशनल कैलेंडर अलग है। नेशनल कैलेंडर को हमने जो अपनाया था ना, बेस्ड इस पर है, वो हमने अपनाया था 22 मार्च 1957 को। लीप ईयर जब होता है ना 4 साल में एक बार, तो इसका एक दिन इधर आ जाएगा, ये 21 मार्च को मनाया जाएगा। अपनाया किस दिन है? 22 मार्च 1957 को, यानी आज़ादी के लगभग 10 साल बाद 22 मार्च को साल की शुरुआत होती है। इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पंचांग में हमारा साल 1 जनवरी को स्टार्ट नहीं होता, वो 22 मार्च को स्टार्ट होता है, और लीप ईयर में कहेंगे तो 21 मार्च को। ठीक है, अगर हम वैसे देखें ग्रेगोरियन वाले में तो 28 और 29 फरवरी की बात करते हैं, 1 जनवरी की बात करते हैं। लेकिन जो हमारा शक संवत पर आधारित है, जो राजा कनिष्क के टाइम में चलाया गया था 78 ईस्वी में, इसकी बात करेंगे तो 21 मार्च और 22 मार्च याद रखना। ठीक है, इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। 12 महीने हैं लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। पहला महीना पूछ सकते हैं तो चैत्र सब लोग पढ़ के जाना चाहिए, उतना हर कोई पढ़ के भी जाता है जो कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करता है। एक चीज है हमारा नेशनल तिरंगा। तिरंगा किसी भी देश की आन बान शान की तरह तिरंगे को लोग दिल से इज्जत करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सबकी आइडेंटिटी ये तिरंगा है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तिरंगा जिस दिन हम आज़ाद हुए तो महारानी ब्रिटेन के देश का तिरंगा, जो उनका झंडा था, वो नीचे उतार के ही तिरंगा ऊपर गया था। तो किसी भी देश की आज़ादी का प्रतीक होता है उसका राष्ट्रीय ध्वज। हमारे देश के ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि 3 रंग इसमें मेन है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि कितने रंग हैं, तो आपको 4 करना है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि बीच की पट्टी में जो वो कलर है वो नेवी ब्लू कलर, ये बहुत आता है क्वेश्चन, कैसा रंग है वो, तो एग्जाम में आएगा नेवी ब्लू है, आसमानी नीला है, हल्का नीला। नेवी ब्लू कलर है जो बीच का सर्कल बना हुआ है। 3 पट्टियां हैं ना, केसरिया, सफेद और हरी, तो जो बीच वाली पट्टी है सफेद रंग की, उसके बीच में जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 घंटे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे, इसका प्रतीक है। वो जो बीच का चक्र है वो अशोक चक्र की ही तो प्रतिकृति है, उसी को तो हमने एक तरह से फॉलो किया हुआ है। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये हम सब के मन में एक यूनिटी पैदा करता है। आज़ादी से पहले हमने फाइनल कर लिया था 22 जुलाई 1947, ये हमारा झंडा अंगीकरण दिवस भी है। फ्लैग अडॉप्शन डे हर साल मनाते हैं 22 जुलाई को, क्योंकि 15 अगस्त में तो हमें तिरंगा चाहिए था, उसके बाद थोड़ी फाइनल करना था। तो आज़ादी से 20-25 दिन पहले फाइनल हो गया था कि ये हमारा तिरंगा है। और आप सब जानते भी होंगे कि तिरंगा स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। तिरंगे की भी एक लंबी कहानी है, कभी उस पर बात करेंगे स्पेशल किसी दिन, जब दिन इस तरह का आएगा, क्योंकि 22 जुलाई जब आएगा तो पूरी इसके इतिहास की बात करेंगे, कैसे कैसे तिरंगे ने अपनी यात्रा यहाँ तक की पूरी की है। तो जो आज तिरंगा हम देख रहे हैं, इसका डिजाइन बनाया है पिंगले वेंकैया ने। पिंगले वेंकैया ये साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, और ये डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग का जो डिजाइन आज हमारे सामने है, उसको देने वाले आदमी का नाम है पिंगले वेंकैया। बहुत सारे लोग इनका नाम ही नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग कहते होंगे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे अध्यक्ष, लेकिन डिजाइनर अगर पूछेंगे तो पिंगले वेंकैया का नाम आएगा। 22 जुलाई को झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आजादी के साथ झंडा हमारे पास था। ठीक है, तो पंचांग हुआ, तिरंगा हुआ, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं हम। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का भी एक अनुपात है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आप कितना ही लंबा बनाएंगे तो चौड़ाई इसी अनुपात में रखनी है। ऐसा नहीं है कि लंबा बहुत बना दिया, चौड़ा मर्जी का कर दिया, नहीं, ये एक अनुपात डिसाइडेड है। लंबाई चौड़ाई अनुपात से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे आप उसको कितना ही लंबा बना दें, फिर चौड़ाई उसी
अनुपात में रखनी पड़ेगी, 3:2 में, ठीक है। तो झंडा अंगीकरण दिवस पूछ सकते हैं, डिजाइनर पूछ सकते हैं, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बेसिक है, बहुतों को पता भी होगी। ये कुछ चीजें हैं जिनसे कि इंडिया की आइडेंटिटी दिखाई देती है। किसी भी, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति की गाड़ी है या प्रधानमंत्री है या बड़े बड़े जितने लोग होते हैं या जो आईपीएस लेवल के लोग होते हैं, उनके यहाँ जो सिंबल एक देखा होगा, 4 शेर दिखते हैं, वो जो है ना,